मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय एक बार पुनः अभिनव भारत एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सैद्धांतिक विकास का वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर्राष्ट्रीय जगत में युद्ध हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया, तब से ये लगने लगा कि अब युद्ध तीर और तलवारों का काम नहीं है। अब बारूद के आविष्कार के बाद से युद्ध की संहार शक्ति और भविष्य तेजी से आगे बढ़ने लगी। जब राजनेताओं का ध्यान युद्ध के संहार और ध्वंस को नियंत्रित करने की ओर आकर्षित हुआ तथा नेपोलियन के युद्धों के बाद ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाया जाना प्रारंभ हुआ, परंतु मानव इतिहास के लगभग प्रत्येक बड़े युद्ध के बाद मनीषी शांति योजना प्रस्तुत करते रहे। जब तक औद्योगिक क्रांति ने मानव समाज को उसका आधुनिक रूप देना प्रारंभ नहीं किया, तब तक वे पूर्णकालिक परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई जो प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए आवश्यक है। फिर भी आदर्शवादी दार्शनिक और कवि एक विश्व व्यवस्था का स्वप्न देखने से नहीं रुके, परंतु उनके सपनों का दुनिया और मानव विश्व के यथार्थताओं का अंतर इतना अधिक नहीं था कि वे स्वप्नदर्शी कहे जाने लगे। इसीलिए 1516 में लिखी गई थॉमस मोर की यूटोपिया प्रसिद्ध स्वप्न संसार को याद दिलाता है, जिसमें एक ऐसे स्वप्न का चित्रण था जिससे प्रत्येक वस्तु अपना आदर्श अवस्था में होगी। यद्यपि स्वप्नदर्शी विचारक की योजनाएं उनके अपने समय में कार्यान्वित नहीं की जा सकी, परंतु उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाद के विकास के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करने में काफ़ी मदद दी। अतः उन्हें महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की विचारधारा पश्चिमी राज व्यवस्था की देन है, परंतु ईसाई विचारक यह मानते हैं कि राष्ट्रों का एक परिवार फैमिली ऑफ नेशन है। ईसाई राज्य तथा ऐसे गैर ईसाई राज्य जिनकी सभ्यता और शासन व्यवस्था ईसाई सभ्यता और शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, इस परिवार के सदस्य हैं। इस राष्ट्र के परिवार के सदस्य राज्य पारस्परिक आचरण के कुछ सिद्धांत और नियमों को मानते हैं अथवा उन्हें मानना चाहिए। यह विचार अंततः इस विचारधारा में परिगणित हुआ कि राष्ट्रों के परिवार के सदस्य राज्यों के इस परिवार के सिद्धांतों और नियमों का पालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे तो इरामस ने अपनी पुस्तक शांति की शिकायत कंप्लेन ऑफ पीस 1517 में जो लिखी थी, उसमें यह घोषणा किया कि एक हानिकारक शांति सर्वाधिक लाभकारी युद्ध से श्रेष्ठ है। उनका विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद न्यायप्रिय महापुरुषों की एक परिषद के पंच निर्णय के द्वारा सुलझाए जाने चाहिए। पोप, बड़े पादरी और अन्य बुद्धिहीन पुरुष इस परिषद के सदस्य होने चाहिए। और इसी तरीके से अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत जो है इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और संगठन के विकास में प्रस्तुत किया है। और एक विचारक एमरिक क्रूसे, जिन्होंने प्रथम यूरोपियन विचारक कहा जाता है, जिसकी परिकल्पना यूरोपीय सीमाओं से बधी हुई नहीं थी, इस फ्रांसीसी विचारक ने 1623 में राज्यों के एक ऐसे विश्व संघ वर्ल्ड लीग की योजना प्रस्तुत की जिसमें चीन और भारत आदि गैर यूरोपीय राज्यों की भी सम्मिलित किया जाना था और इस विश्व संघ में एक अस्थायी परिषद होनी थी जिसे अपने सदस्यों के सभी विवादों के बहुमत से निर्णय करने का अधिकार होता। उसने एक विश्व पुलिस के संगठन का भी सुझाव दिया था। उसने अनेक विचारों में 20वीं शताब्दी की झलक प्राप्त हुई। उसने युद्ध और आर्थिक कारणों की चर्चा किया और इस बात पर बल दिया कि वाणिज्यिक सहयोग शांति की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रांति के यायावर दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने भी 1761 में
अबे द सेंट पियरे की एक पुस्तक पर एक समीक्षा लिखी और इस में उन्होंने विस्तार देते हुए लिखा कि राज्यों में सहयोग और सद्भावना पर आधारित यूरोपीय राज्यों के एक संघ की योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा कि यूरोप के संघ के द्वारा अस्थायी शांति की प्राप्ति के लिए उसने 5 अनुच्छेदों के एक समझौते का प्रस्ताव रखा। रूसे के प्रस्ताव की मुख्य बातें थी, पहला था राज्यों के मध्य एक अस्थायी और अखंडनीय मैत्री संबंध के आधार पर संघ की स्थापना की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सदस्य राष्ट्र कोटा अनुदानों के आधार पर संघ के व्यय के लिए धन दें। तीसरा, उन्होंने कहा संघ द्वारा प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रादेशिक अखंडता की शांति द्वारा संघ की रचना के समय स्थित सरकार के स्वरूप की रक्षा की जाएगी। चौथा, उन्होंने कहा कि संघ का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। पांचवा, उन्होंने यह कहा कि यूरोप के में सभी परिवर्तन कांग्रेस या संसद के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। इस तरीके से 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1793 में उपयोगितावादी विचारकों ने भी इसके बारे में चर्चा किया। तो कहने का अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास का मुख्य कारण व्यापार, संपर्क और परस्पर क्रिया से उत्पन्न हुई परिस्थिति की समस्याएं हैं, और जिसको लेकर के विश्व के राजनीतिक मनीषियों ने के बहुत से विचार अपना लिए, जैसा कि ऊपर आपको काफ़ी जो है संकेत दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगली वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।